हर बार जब भी मैं पल्प फिक्शन को देखता हूँ तो बस एक ही सवाल आता है, हाउ क्वेंटिन टैरेंटिनो डिड दिस मैजिक। सिनेमा के सारे रूल तोड़ के बनाई गई फिल्म इतनी इंगेजिंग कैसे हो सकती है। इसका हर सीन, हर कैरेक्टर और हर कहानी सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और ऐसा होने के पीछे डायरेक्टर का अपनी मूवीज को लेकर डिफरेंट अप्रोच है, जहाँ उनके सीन्स कहानी की जगह सिचुएशन और कैरेक्टर्स के बिहेवियर पे ज्यादा फोकस करती है। Look, you brought her here, and that means that you're gonna give her the shot. The day that I bring an ODM bitch to your house, then I give her the shot. Give her the shot. मूवी का हर सीन रैंडम कन्वर्सेशन से शुरू होता है, जहाँ कैरेक्टर बहुत ही पीसफुली किसी चीज के बारे में बात कर रहे होती है। What do they call it? They call it Royale with cheese. इस सीन में हमें शुरुआत में कोई आइडिया नहीं होता कि जूलस और विंसेंट कहाँ जा रहे हैं, जब तक कि वो अपने कार की डिक्की नहीं खोलते और सडनली हमें सिचुएशन की गंभीरता समझ में आती है। लेकिन उससे पहले 2 मिनट तक कैजुअल कन्वर्सेशन चल रही होती है, जैसे कि दो दोस्त करते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस यानी कि तुम और मैं रिलैक्स होकर सीन को देखते हैं। पर डिक्की से निकाली हुई गन्स हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, इसलिए सडनली चेंज हुई टोन हमारे ध्यान को और आकर्षित करती है। और पल्प फिक्शन के हर सीन के साथ डायरेक्टर ने यही किया है। जैसे कि शुरुआत का हनी बनी और पंपकिन का ही एग्जांपल ले लो। शुरुआत के 1.5 मिनट तक ऑडियंस ये सोचती है कि ये एक हंसों का जोड़ा है, कॉफी शॉप में रोमांटिक वे में किसी पर्सनल चीज पे बात कर रहा है, जब तक कि पंपकिन ये डायलॉग नहीं बोलता। I mean, the way it is now, taking the same risk as when you rob a bank. और इसके बाद सडनली रोमांटिक हंसों का जोड़ा मनी हाइस्ट के टोक्यो और रियो की याद दिला देता है, क्यों है कि नहीं। लेकिन डायरेक्टर सिचुएशन को अचानक से चेंज सिर्फ कन्वर्सेशन में ही नहीं करते। हमारे पास और भी एग्जांपल है, जैसे कि बूच और मार्सेलस का ये सीन, जिसकी शुरुआत बूच से होती है, जहाँ पे विंसेंट को एक्सीडेंटली मारने के बाद ऑडियंस को ऐसा दिखाया जाता है कि बूच के सर से खतरा टल चुका है और वो बड़े ही आराम से गाने सुनते गाते हुए जा रहा होता है। बट सडनली उसके सामने बिग मैन आ जाता है और काम सिचुएशन केओस में बदल जाती है। सडनली टोन शिफ्ट हो जाती है और सीन को इस तरह से स्टार्ट करना जहां सिचुएशन बहुत नॉर्मल होती है और फिर सडनली टोन को चेंज करना क्विंटिन टैरेंटिनो इसीलिए करती है क्योंकि इससे ऑडियंस का पूरा अटेंशन ग्रैब हो जाता है। और उसके बाद हमें ये जानने की बेसब्री होती है कि अब आगे क्या होने वाला है। अचानक से टोन को बदलता हुआ देखने के बाद हमारे मन में कुछ इस तरह के सवाल आते हैं। विंसेंट और जूल्स की शूट आउट के लिए जा रहे हैं। बूच के सामने जो सडनली एक नई मुसीबत आई है, क्या वो उससे बच पाएगा? और क्या विंसेंट मिया की खूबसूरती के आगे मार्शेलस के प्रति लॉयल रह पाएगा? और इसी वजह से करंट सिचुएशन इतनी नॉर्मल हो के भी हम पूरी तरह से उसमें घुस जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि कुछ खतरनाक होने वाला है। और इसी बात का फायदा डायरेक्टर अपने दूसरे ब्रह्मास्त्रों को चलाने के लिए करती है, होल्डिंग द सस्पेंस। एक बार जब इन सवालों के जरिए सस्पेंस को बिल्ड किया जाता है तो इसके बाद हमें तुरंत जवाब नहीं मिलता, यानी कि हमें पता तो होता है कि सिचुएशन डेंजरस है, पर उसका पे ऑफ कब मिलेगा वी डोंट नो। चलो इस सीन का एग्जांपल लेते हैं। Hey kids, how you boys doing? क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा पल्प फिक्शन में इसी सीक्वेंस में सस्पेंस को होल्ड करके रखा गया था, क्योंकि विंसेंट और जूल्स के गन निकालने के बाद सीधा सीधा हमें उन्हें ब्रेड के पास नहीं दिखाया जाता। जबकि अगर कोई और डायरेक्टर होता तो यही करता, वो सीधा गन निकालते और सीधा कट करके हमें उन्हें दरवाजे के पास दिखाया जाता। जबकि टैरेंटिनो ने करीब 3.5 मिनट तक उन्हें हमें चलते हुए दिखाया। वैसे उसके बाद का ये सीन होल्डिंग सस्पेंस का परफेक्ट या फिर ग्रेटेस्ट एग्जांपल है। 7:22 in the AM. No, ain't quite 10 yet. Come on, let's hang back. तुम्हें क्या लगता है, जूलस और विंसेंट डोर पे आके वापस क्यों चले गए? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि आप किसी को मोहरत निकाल के मारने जा रहे हो? मतलब किसी फिल्म में ऐसा नहीं देखने को मिलता कि कोई किसी को घड़ी देख के मार रहा हो। लेकिन ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि इन दोनों की बातचीत में जो सस्पेंस डायरेक्टर ने बिल्ड किया है वो खत्म ना हो जाए, क्योंकि डायरेक्टर सस्पेंस को और 2 मिनट तक खींचना चाहते हैं, पर वो जानती है कि 5 मिनट में ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। इसीलिए उन दोनों को दरवाजे तक लाया जाता है, यानी कि इसका कहानी से कोई लेना देना नहीं होता, और उन्हें यहाँ तक लाया जाता है ताकि हमें यानी कि ऑडियंस को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा जा सके। क्योंकि जूलस और विंसेंट के दरवाजे तक आने की वजह से ऑडियंस का छूटता हुआ अटेंशन वापस से ग्रैब हो गया।
क्योंकि अगर डायरेक्टर 5 मिनट के लिए सीधा उन्हें चलते हुए ही दिखा देते तो ऑडियंस के डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते। लेकिन इनको साइड में फिर से खड़ा करके एंटीसिपेशन को और बड़ा किया जाता है। और अगर तुम नोटिस करोगे तो ये लोग भले ही साइड में जाते हैं पर कैमरा वही रहता है जो सबकॉन्शियसली ऑडियंस को आने वाले खतरे की तरफ हिंट करता है। लेकिन डायरेक्टर यहाँ पे नहीं रुकती। करीब 2 मिनट की कन्वर्सेशन यहाँ पे दिखाने के बाद जब फाइनली सस्पेंस रिवील होता है, यानी कि हमें पता चलता है कि कमरे में कौन है और विंसन और जूलियस मार्सेला वैलेस की ब्रीफ केस की वजह से यहाँ आए हैं, तो यहाँ पे भी पहले कैजुअल कन्वर्सेशन के साथ गेम खेला जाता है जहाँ पे जूलियस को बहुत ही नॉर्मली बात करते हुए दिखाया गया है। This is a tasty burger. तो डायरेक्टर ने बिना फोर्सफुल हुए 5 मिनट तक सस्पेंस को होल्ड किया, जहाँ पे हर सेकेंड हम एक्सप्लोजन के इंतजार में रहते हैं। मुझे याद है सस्पेंस के भगवान अल्फ्रेड हिचकॉक ने एक बार मुझसे कहा था, अब मैं वही तुम्हें बताता हूँ। इमेजिन करो एक टेबल पे कुछ लोग बैठे हैं जो किसी रैंडम चीज पे बात कर रहे हैं। अब ये बातचीत 5 मिनट तक चलती है जिससे कि माहौल बड़ा बोरिंग हो जाता है, लेकिन तभी सडनली ब्लास्ट होता है और ऑडियंस शॉक हो जाती है। लेकिन ये शॉक मोमेंट अगले 3 सेकेंड तक ही चलेगा। पर अगर हम इसी सिचुएशन को कुछ इस तरह से इमेजिन करें तो पूरी कहानी बदल जाएगी। वही लोग हैं उसी टेबल पे बैठे हैं और वैसी ही बकवास बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बार ऑडियंस को पता है कि टेबल के नीचे एक टाइम बॉम्ब है जो कि 5 मिनट में फटने वाला है। अब उन्हीं कैरेक्टर्स की वही बोरिंग और बकवास बातें तुम्हें इंटरेस्टिंग लगने लगेगी क्योंकि 5 मिनट में वो मरने वाले हैं और ये मौत का डर सिचुएशन को केओटिक बनाता है और ऑडियंस अपने आप ग्रैब हो जाती है। इस टेक्निक को अल्फ्रेड हिचकॉक्स टिकिंग टाइम बॉम्ब कहा जाता है और इसी टेक्निक का यूज बेहतरीन तरीके से पल्प फिक्शन में हुआ है। जैसे कि हमें पता होता है कि जूल्स और विंसन ऊपर किसी को मारने जा रहे हैं जिसमें कि उनकी जान को भी खतरा है और इसीलिए कमरे में जाने से पहले का हर एक सेकेंड हमें अट्रैक्ट करता है। यही सेम चीज हर सीन के साथ हुई है, बस सिचुएशन के हिसाब से उसको दिखाने का तरीका डायरेक्टर ने बदल दिया है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, मार्शेलस वैलेस और बूच के सडनली चेंज हुए कॉमेडी सीन से हमें ये तो पता चलता है कि अब आगे कुछ बड़ा होने वाला है, बट वी डोंट नो कि वो क्या होगा और कब होगा। और आगे जिस तरह से अचानक से टोन को कॉमेडी से हॉरर में कन्वर्ट किया जाता है, उससे डायरेक्टर को ऑडियंस का अटेंशन तो मिलता ही है, पर उन दोनों को इस सिचुएशन में देखकर जो सीरियस टोन मूवी पकड़ती है उसका मूवी का कोई भी और सीन मुकाबला नहीं कर पाता। अगर तुम ओवरऑल मूवी को देखोगे तो इसके सबसे वीक सीन्स बूच के ही हैं कंपेयर टू अदर सीक्वेंसेस। हाँ, वो गोल्ड वॉच वाला सीन फनी था पर वो इतना अच्छा नहीं होता जितने की बाकी सब होते हैं एंगेजमेंट के हिसाब से, क्योंकि वहाँ टिकिंग टाइम बम वाली टेक्निक यूज की होती है। बूच के हाथों से विंसन का मरना भी सस्पेंस को होल्ड करने की जगह हमें बस सडन शॉक देता है, यानी कि वो टेबल के नीचे बॉम्ब वाली सिचुएशन, लेकिन पहले वाली। हालांकि यहाँ पे भी डायरेक्टर ने सस्पेंस इसीलिए होल्ड नहीं किया क्योंकि उन्हें विंसन को आगे जिंदा दिखाना था और इसलिए वो ये नहीं चाहते थे कि उसकी मौत किसी पे ऑफ की तरह फील हो। पर जैसा कि मैंने तुम्हें ऊपर कहा कि बूच के सीन बाकी सबके सामने वीक फील होते हैं, लेकिन अगर तुम बूच के सारे सीन्स को इस सीक्वेंस के हिसाब से देखोगे तो ये रियलाइज होता है कि वो सब कुछ इसी एकलौते सीक्वेंस के लिए बिल्ड किया गया था, यानी कि ये बेसिकली बूच की पूरी कहानी का पे ऑफ था या फिर उसकी कहानी की एंडिंग कह सकते हो। अब मुझे नहीं पता कि ये गोल्डन रूल है या फिर कोइंसिडेंस, लेकिन जब हम इन दोनों को इस सिचुएशन में देखते हैं तो मैंने ये नोटिस किया कि इस सीक्वेंस में भी सस्पेंस को करीब 5 मिनट तक ही होल्ड किया जाता है, यानी कि इस सीन तक सस्पेंस बिल्ड हो चुका है जहाँ मार्शेलस और बूच के कॉमेडिक चेजिंग के बाद अचानक से एक हॉरर वाला एनवायरनमेंट बन चुका है और ऑडियंस सडनली स्विच की वजह से शॉक में भी है। तो इस मोमेंट से यानी कि जेड के आने से लेकर मार्शेला को अंदर ले जाने तक 3.5 मिनट का ही टाइम लिया गया है, सेम उसी तरह से जैसे कि विंसन और जूलियस के इस सीन में सस्पेंस को 3.5 मिनट तक ही होल्ड किया गया था। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें ऊपर कहा कि सिचुएशन के हिसाब से सस्पेंस को होल्ड करने की टेक्निक बदल जाती है, तो यहाँ पे भी सस्पेंस को किसी और तरीके से होल्ड किया जाता है। जैसे कि विंसन और जूलियस के वक्त कैजुअल टॉक से काम चल जाता है
और यहाँ पे शुरुआत तो काल्म सिचुएशन से होती है, जहाँ पे बुच बच के वापिस जा रहा होता है और उसे अपनी गोल्डन वॉच भी मिल गई। पर अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे तो उसके प्लांट में जाने से लेकर यहाँ तक कोई भी डायलॉग नहीं होता। इवन उन दोनों के टकराव से जो सडनली स्विच आता है उसमें भी ज्यादा डायलॉग्स नहीं है। और एक बड़े स्विच के बाद जब सस्पेंस को बिल्ड किया जाता है, यानी कि जब जेड मार्शलस को अंदर ले जाता है, तब भी ज्यादा डायलॉग्स नहीं है। तो यहाँ पे सस्पेंस को होल्ड करने के लिए कन्वर्सेशन की जगह इन दोनों के एक्सप्रेशन और एक्शन पे निर्भर रहा गया है। लेकिन अब ब्रेड की तरह यहाँ पे भी सेम पे ऑफ को 2-3 मिनट तक खींचा गया है। जैसे ब्रेड को मारने से पहले 2 या फिर 3 मिनट तक जूलस अपने हैवी डायलॉग से टेंशन को बढ़ाता है, इधर बुच अपनी रस्सी खोल के अपने लिए हथियार चुनते हुए टेंशन को क्रिएट करता है। और ये चीज ऑडियंस के सब्र का पूरा फायदा उठाती है। हमें देखने के लिए मरे जा रहे होती है कि अंदर क्या हो रहा है या फिर बुच कब अंदर जाएगा। लेकिन मूवी को इतना बेहतरीन बनाने के लिए सिर्फ सस्पेंस को सही से होल्ड करना ही काफी नहीं था। Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? सडन स्विच के बारे में हम थोड़ी सी बात पहले भी कर चुके हैं, पर अगर इसके डीप में जाएं तो ये पल्प फिक्शन के मास्टरपीस होने का दूसरा बड़ा रीजन है। इसको हम विल्सन और मिया की अधूरी लव स्टोरी से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। क्या है कि टैरेंटिनो सिर्फ सस्पेंस बिल्ड नहीं करते, बल्कि उसके साथ वो एक फीलिंग भी बिल्ड करते हैं, या फिर यूं कह लो कि एक्सपेक्टेशंस। उम्मीद इस बात की कि ब्रीफ केस की चमकती चीज के दर्शन होंगे। उम्मीद इस बात की कि हनी बनी और पंपकिन रोमांटिक कपल्स होंगे। उम्मीद इस बात की कि बुच विंसन की तरह मार्शलस वेलेस के भी मौत का कारण बनेगा। और उम्मीद इस बात की कि मिया और विंसन के बीच रोमांटिक और केओटिक डांस के बाद वो होगा जिसके लिए मैंने अपना नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया था। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जहां नॉर्मल डायरेक्टर टेंशन प्लस रिलीज का यूज करती है, वहीं पे टैरेंटिनो टेंशन प्लस मिस डायरेक्शन प्लस सरप्राइज प्लस आयरनी इक्वल टू पे ऑफ का यूज करते हैं। जहां हर एक सिंगल सीक्वेंस में पहले तो एक्सपेक्टेशन को बिल्ड किया जाता है, वो भी बहुत ही अच्छे से, और फिर उसे बहुत ही बेदर्दी से तोड़ा जाता है। चलो एग्जाम्पल के लिए इस बार विंसन और मिया के डिनर डेट को ही लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत में विंसन और जूलस के उसी सस्पेंस होल्ड के दौरान जो कन्वर्सेशन होती है, उसी में हमें यह बताया जाता है कि मिया के चलते बिग मैन ने एक आदमी को नीचे फेंक दिया, वो भी सिर्फ फुट मसाज के लिए। साला इतनी छोटी बात के लिए खिड़की से कौन फेंकता है। और इसी में विंसेंट कंटिन्यूसली इस बात के लिए आर्ग्यू करता है कि वो फुट मसाज सिर्फ फुट मसाज नहीं था। Look, I given a million ladies a million foot massages, and they all meant something. अब इससे ऑडियंस के दिमाग में ये डाला जाता है कि मिया थोड़ी वैसी औरत हो सकती है, और ये भी कि मार्शलस उसको लेकर कितना पॉजिटिव है, और रही सही कसर को ये छोटा सा सीन पूरा कर देता है। Have you met Mia? Not yet. Funny. What a goddamn thing. तो अब तक हमारे मन में ये बात गोंद की तरह चिपक चुकी होती है कि मिया के साथ डेट पे जाना विंसन की इज्जत को खतरे में डाल सकता है। और सच कहो तो अंदर से हम लोग यही चाहते थे, और साला मूवी भी हमें उसी रास्ते पे ले जाती है जहां मिया से मिलने से पहले विंसन अच्छे खासे ड्रग्स को चढ़ा के जाता है। वहीं पे मिया की एंट्री भी कुछ इस तरह से होती है। उसके बाद वो एक अजीब सी जगह जाते हैं जो माहौल को और गर्म कर देती है, और हमारे एक्सपेक्टेशन को और हाई पे सेट किया जाता है। और ये सब कम था कि मिया भी ड्रग्स ले लेती है। और फिर आता है ये मिल्क शेक वाला सीन, जो मिया को लेकर हमारी सोच को और प्रबल बनाने का काम करता है। You can use my straw. I don't have cooties. Yeah, but maybe I do. Cooties I can handle. उसके बाद मिया डांस के लिए विंसन को फोर्स भी करती है, पर ये कोई नॉर्मल डांस नहीं होता। उन दोनों के डांस से हमारे एक्सपेक्टेशन को और हाई किया जाता है, क्योंकि वो दोनों नाचते नाचते और नजदीक आ जाते हैं। और जब घर आके हम ये सीन देखते हैं तो माँ कसम
मेरे को 100% ये लगने लगता है कि अभी तो सब्सक्रिप्शन का पैसा वसूल होने वाला है, क्योंकि नॉर्मल फिल्मों में हम यही होता हुआ देखते हैं, दो जवा दिल मिलती है और ओढ़नी पिया तेरे नाम की हो जाता है। और हमारी एक्सपेक्टेशन को ये सीन तो बढ़ावा देते ही है, पर विंसन और मिया के एक्शन भी या फिर उनका बिहेवियर भी इसी तरह इशारा कर रहे होते हैं, जहाँ पे विंसन शुरुआत से ही मतलब कि इस सीन से लेकर इस सीन तक स्ट्रगल करते हुए दिखता है मिया की खूबसूरती से बचने की, क्योंकि उसे पता होता है कि आग से खेलने पे हाथ जलने का खतरा है, हाथ के साथ कुछ और भी जल सकता है। One drink and that's it. वही दूसरी तरफ मिया का बिहेवियर शुरुआत से ही उसे उकसाने वाला होता है, और हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मर्द किसी भी चीज पे फतेह हासिल कर सकते हैं, पर इस चीज में वो औरतों से कभी नहीं जीत सकते। और इन सभी चीजों की वजह से हमारी उम्मीदें आसमान छू रही होती है, और जब डायरेक्टर को पता चल जाता है कि वो हमारी उम्मीदों को हवा देने में कामयाब हो गए हैं, तो वो हमारे परों को काट देते हैं। हमें एक इतना बड़ा स्विच देखने को मिलता है जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा था, पर हाँ, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का टूटना हमें ज्यादा मजा देता है। हम माना कि हमें सेक्स के बदले में ओवरडोज ड्रग्स का लॉलीपॉप तो मिलता है, पर उस चीज को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि ये धोखा नहीं बल्कि पे ऑफ लगता है, क्योंकि टोन को रोमांटिक से कुछ ही सेकेंड में हॉरिफाइंग थ्रिलर में स्विच किया जाता है, और इसीलिए हमें ये स्विच एक मामूली प्लॉट ट्विस्ट से ज्यादा फील होता है, क्योंकि वो सिचुएशन ही इतनी मजेदार होती है। और उसको मजेदार बनाने के लिए अगेन डायरेक्टर ने वही सस्पेंस को होल्ड करने वाली चीज को टिकिंग टाइम बम वाली टेक्निक के साथ यूज किया है, जहां मिया किसी भी वक्त मर सकती है और विंसन को उसे किसी भी हाल में बचाना है, क्योंकि अगर मिया मरी तो विंसन भी मरेगा। Marcellus Wallace is what? Do you know who Marcellus Wallace is? Do you? Yeah. If she croaks on me, I'm a fucking grease spot. लेकिन सिचुएशन तब ज्यादा क्योटिक हो जाती है जब मिया को बचाने का जिम्मा ऐसे कैरेक्टर्स को दिया जाता है जो इस काम में एकदम नौसिखे होते हैं, पर अपनी जान के लिए उन्हें मिया को किसी भी हाल में बचाना पड़ेगा। एंड उनकी वही स्ट्रगल, उनकी वो फटी हालत इस सीन को इतना माइंड ब्लोइंग बनाती है। I am if you let me. Stop! Will you stop talking to me? Start talking to her! Right! तो बेसिकली पल्प फिक्शन के हर सीन में शुरुआत एक नॉर्मल और पीसफुल सीन से होती है, फिर उसमें एक छोटा स्विच मार के पर उसे पूरा ना रिवील करके सस्पेंस को होल्ड किया जाता है। सस्पेंस रिवील से ठीक पहले एक बड़ा स्विच देखने को मिलता है जो कि सीन की ओवरऑल टोन को ही चेंज कर देता है, और फिर फाइनली हमें पे ऑफ मिलता है, वो भी एक ड्रामेटिक वे में। और वैसे तो मूवीज 3 एक्ट स्ट्रक्चर के ट्रेडिशनल फॉर्मूला से हटके कुछ करती है, लेकिन अगर इन सभी कहानियों को अलग करके माइक्रो लेवल पर देखोगे तो हर स्पेसिफिक स्टोरी का अपना एक खुद का 3 एक्ट स्ट्रक्चर है। हालांकि इन सारी टेक्निक्स को पकड़ के रखने का काम डायलॉग्स करती है, क्योंकि जिस तरह की टैरेंटिनो की स्टाइल है, इसमें डायलॉग्स का एक सीन को या फिर पूरी मूवी को मास्टरपीस बनाने में बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि सीन बहुत ही स्लो और नॉर्मल सिचुएशन से स्टार्ट होती है। ऐसे में ऑडियंस का पूरा ध्यान डायलॉग्स पे होता है, तो अगर डायलॉग्स अच्छे नहीं हुए तो जो टेंशन या फिर सस्पेंशन धीरे धीरे बिल्ड किया जाता है उसमें ऑडियंस इंटरेस्ट नहीं लेगी। अब इसका सॉल्यूशन डायरेक्टर ने एक हुक का यूज करके किया है। मूवी के हर सीन के स्टार्टिंग में ही एक ऐसा डायलॉग रखा जाता है जो तुरंत किसी खतरे के बारे में संकेत देता है। लाइक मिया के घर आने के बाद मिया का ये क्लोजअप शॉट और ये डायलॉग। Vincent. नाउ हमने अभी तक मिया को देखा नहीं था, लेकिन उसके अराउंड जो सेक्सुअल टेंशन बिल्ड किया जा चुका था जूलस और विंसेंट के कन्वर्सेशन ने या फिर पॉल की इस हंसी ने, ये सीन उसमें आग में घी जैसा काम करता है और ऑडियंस तुरंत हुक हो जाती है। अच्छा, इसी तरह से पंपकिन और हनी बनी के सीन का पहला ही डायलॉग ये होता है। अब ये डायलॉग भी ऑडियंस को ये तुरंत हिंट देता है कि किसी खतरनाक चीज के बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं। सेम इसी तरह से गाड़ी वाले सीन का पहला डायलॉग ये होता है। Okay, so tell me again about the hash bar. Okay, what you want to know? जूलस विंसेंट को एक ड्रग्स बार के बारे में पूछ रहा है जो कि नॉर्मल से काफी दूर है, और ये हर सीन में किया गया है क्योंकि डायरेक्टर जानते हैं कि कैजुअल बातचीत से ऑडियंस बोर हो जाएगी, तो डायलॉग्स के थ्रू उन्हें पहले ही हुक किया जाता है। और यही नहीं बल्कि बातचीत भी किसी ऐसी चीज के बारे में होती है जो कि एक्चुअली में नॉर्मल नहीं है, पर यह नॉर्मल इसीलिए लगती है क्योंकि कैरेक्टर उस पर ऐसे बात करते हैं जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी में होती है।
वैसे पल्प फिक्शन के डायलॉग इतने रिदमिक और सीन को एनहांस करने वाले इसलिए भी फील होती है क्योंकि इसमें डायरेक्टर ने सब टेक्स्ट का यूज किया है। सो व्हाट इज द सब टेक्स्ट? So subtext is the real meaning beneath what characters say or do. It's the emotion, thought or motive not directly spoken but felt by the audience. एग्जाम्पल के लिए इमेजिन तुम्हारे दोस्त का जोरों से ब्रेकअप हो गया और तुमने उसे पूछा कि भाई क्या हुआ है, तू ठीक तो है ना? और उसने बोला हाँ यार मैं ठीक हूँ, जबकि तुम्हें उसके होलिये से ये साफ पता चल रहा है कि उसकी फटी पड़ी है। तो उसकी ठीक हो कहने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअली में ठीक है, बल्कि ये है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, चलो पल्प फिक्शन का एग्जांपल लेते हैं। इस सीन को जरा ध्यान से देखो। You can use my straw. I don't have cooties. Yeah, but maybe I do. Cooties I can handle. यहाँ पे कूडीज की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। दरअसल मिया शुरुआत से ही विंसन को लुभाने की कोशिश करती है और विंसन मिया से दूर भागने की, और ये डायलॉग इन दोनों की इसी कश्मकश को दिखाता है जहाँ विंसन मिया के करीब नहीं जाना चाहता। अब सेम इसी तरह से जूलस और ब्रेड के सीन में भी सबटेक्स्ट का यूज हुआ है, वो भी भर भर के। Hey, keep chilling. अब यहाँ पे भी जूलस के कहने का मतलब उन्हें रिलैक्स करवाने का नहीं था, बल्कि वो उन्हें इनडायरेक्टली हैंड्स अप बोल रहा था, अपना डोमिनेंस दिखा रहा था, लेकिन बिना बंदूक निकाले और बिना सीधे डायलॉग्स के सब टेक्स्ट के जरिए, जहाँ पे उसका पोलाइटली बर्गर खाने की परमिशन मांगना, ब्रेड की तारीफ करना, इन सभी डायलॉग के पीछे इमोशन और मीनिंग कुछ और ही होता है। चलो एक और कमाल का एग्जाम्पल लेते हैं। बूच का अपनी महबूबा से ये बोलना, You left her at the apartment. It's not your fault. हाँ भाई, इसके पीछे एक्चुअली में उसकी इमोशन ये होती है। Shit, of all the f***ing things she could f***ing forget, she forgets my father's watch. I specifically reminded her. तो बेसिकली कैजुअल सीन्स को एंगेज करने के लिए डायरेक्टर ने मूवी की ज्यादातर डायलॉग्स में सब टेक्स्ट का यूज किया है, जहाँ कैरेक्टर जो कैजुअली बोल रहे हैं वो उस सीन का नॉर्मल नहीं बल्कि केओटिक बनाता है, जिसकी वजह से ऑडियंस नॉर्मल सीन में भी एंगेज रहती है, क्योंकि तुम सिर्फ सीन को नहीं देख रहे होते हो बल्कि उसे डिकोड भी कर रहे होते हो। और जो सिनेमैटिक टेंशन डायलॉग्स के थ्रू क्रिएट किया जाता है वो सस्पेंस को होल्ड करते हुए सीक्वेंसेस को जिंदा रखने में मदद करता है। अब कभी फुर्सत में इस पे बात करेंगे विस्तार में, क्योंकि पल्प फिक्शन के डायलॉग्स पे बात करने के लिए बहुत कुछ है। पल्प फिक्शन में मिस्ट्री सिर्फ ब्रीफ केस से ही क्रिएट नहीं की गई है। दरअसल वो विजिबल और बड़े पैमाने पे होने की वजह से हर कोई उसे पहचान लेता है, पर कैरेक्टर से लेकर छोटे छोटे सीन्स में जिस तरह से मिस्ट्री को घुसेड़ा गया है वो ऑडियंस को सीरियस रखने में बहुत काम आता है। चलो कुछ आइकॉनिक कैरेक्टर्स के एग्जांपल लेते हैं, लाइक वुल्फ। अब हम नहीं जानते कि वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके शौक क्या है, काली लड़की पसंद है कि गोरी। एक्चुअली में ये तो पता होता है, पर मुद्दे की बात ये है कि वुल्फ हमें सिर्फ इसीलिए कूल नहीं लगता क्योंकि वो फास्ट गाड़ी चलाता है, फास्ट सोचता है और फास्ट बोल लेता है, बल्कि इस कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाने का काम इसकी मिस्टीरियस लाइफ भी बनाती है। सेम थिंग मिया के अराउंड भी क्रिएट की जाती है। शुरुआत से उसको लेकर बड़ी बड़ी बातें चल रही होती है, पर हमें नहीं पता होता कि वो कैसी दिखती है या फिर उसका नेचर कैसा है, और ये मिस्ट्री हमें मिया के बारे में और जानने के लिए और बेकरार करती है। सेम थिंग विंसन और जूलस पे भी लागू होती है। शुरुआत के इसी सीन में सस्पेंस को अच्छे से होल्ड करने में इन दोनों के अराउंड जो सवाल होते हैं वो बहुत ज्यादा मदद करती हैं, क्योंकि हमें उन्हें ऐसे बात करते दिखाया जाता है जैसे हम उन्हें पहले से ही अच्छी तरह से जानती हैं, जबकि हमें बस इतना ही पता होता है कि वो शूट आउट के लिए जा रहे हैं, वो कौन है, क्या काम करती है, काले सूट पहन के क्यों घूम रहे हैं, यहाँ तक कि उनके नाम तक हमें नहीं पता होते। और जब वो अंदर घुसते हैं, Hey, kids. How you boys doing? ये अगेन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ लड़के अंदर खाना खा के आराम से बैठ रहे होंगे, पर अगर देखने जाओगे तो हम ब्रेड के बारे में या फिर उसके दोस्तों के बारे में भी कुछ भी नहीं जानते। उसके और मार्सेलस के बीच क्या हुआ है, ब्रेड क्या काम करता है, उसने उसे धोखा कैसे दिया और ब्रीफकेस इसके हाथ में कैसे लगी। नथिंग मैन।
ये चीज सिर्फ कैरेक्टर को मिस्टीरियस नहीं बनाती बल्कि सीन्स को और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बनाती है, क्योंकि हम कैरेक्टर्स को जानते ही नहीं है तो हमें ये भी नहीं पता होता कि वो क्या कर सकते हैं। जैसे कि जूलस का मर्डर के वक्त अजीब तरीके से बाइबल को बीच में लाना, ये चीज ऑडियंस के लिए बिल्कुल ही नहीं थी। या फिर इस ड्राइवर के हाव भाव से पहली बार में मुझे उसके लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लगे थे और देखते देखते मुझे ऐसा शक होने लगा था कि कहीं बुच और ड्राइवर बीच रास्ते में ही चालू ना हो जाए। और ऐसा होने का कारण सिंपल है, हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब जब मैं ड्राइवर के बारे में कुछ नहीं जानता और वो इस तरह के डायलॉग बोलेगी तो मैं क्या समझूंगा। Oh, come on. You're him. तो कहने का मतलब यही है कि मूवी का हर कैरेक्टर हमसे इतना कनेक्ट इसीलिए कर पाता है या फिर हमें इतना कूल और एंगेजिंग इसीलिए लग पाता है क्योंकि हम उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते, इनफैक्ट कुछ भी नहीं जानते, बस हमें उसका मकसद बताया जाता है। यही चीज मैकगफिन या फिर ब्रीफ केस के साथ भी होती है। अब जिनको पता नहीं उनको बता दूं कि मैकगफिन ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका प्लॉट में कोई डीप मीनिंग नहीं बनता, इसे बस प्लॉट को आगे बढ़ाने में या फिर कैरेक्टर के एक्शन के रीजन के तौर पे यूज किया जाता है। अब पल्प फिक्शन में ऐसे 2 ऑब्जेक्ट हैं, हाँ ब्रीफ केस के अलावा बुच की गोल्डन वॉच भी यही है। लेकिन ब्रीफ केस को खास बनाती है उसकी मिस्ट्री। डायरेक्टर ने हमें जानबूझ के नहीं दिखाया कि ब्रीफ केस में क्या है, लेकिन उसमें पड़ने वाली लाइट और कैरेक्टर के एक्सप्रेशन उस मिस्ट्री को क्यूरियोसिटी में बदल देती है। एंड आई टेल यू दिस इज नॉट नॉर्मल मिस्ट्री। अगर सिर्फ वो लाइट और कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन बदल दिए जाते तो ऑडियंस को उस ब्रीफ केस में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रह जाता और कई लोग तो उसे नोटिस भी नहीं करते, जैसे कि दूसरे मैकगफिन यानी कि बुच की गोल्डन वॉच के साथ होता है। और इससे ये पता चलता है कि क्विंटिन टैरेंटिनो प्लॉट ट्विस्ट वाली मिस्ट्री नहीं बनाते जिसमें नॉर्मली लास्ट में एक बड़ा सीक्रेट खुलता है। एग्जांपल के लिए मर्डर मिस्ट्री में हमें लास्ट में कातिल का पता चलता है और वो शॉकिंग मोमेंट तो होता है लेकिन सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। इसीलिए टैरेंटिनो मिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए इमोशंस का यूज करते हैं। इसीलिए अगर इमोशनल एंगल से इसे देखने जाओगे तो हम ये नहीं जानना चाहते कि ब्रीफ केस में क्या है, एक्चुअली में हम ये जानना चाहते हैं कि सब लोग उसे देखकर ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहे हैं। What is it? Is that what I think it is? It's beautiful. अब नॉन लीनियर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डिफरेंट दिखने के लिए डायरेक्टर ने मूवी के सीन्स में फेरफार की है, बल्कि इसका हर एक सीन इतने प्लानिंग के साथ बिठाया गया है कि अगर मूवी को नॉन लीनियर की जगह लीनियर स्टोरी के साथ बनाया जाता तो 50% क्वालिटी ड्रॉप हो जाती। अच्छा, स्क्रीन पे मैं 2 तस्वीरें लगा देता हूँ जिसमें इसकी लीनियर और नॉन लीनियर स्टोरी लाइन को मैंने दिखाया है, पॉज करके देख लेना। देख लिया? ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि अब पूरी टाइमलाइन के बारे में ही जानना है तो शुरुआत से ही शुरू करना सही होगा। हनी बनी और पंपकिन का सीन अगर स्टार्ट में ना होके सीधा हमें यही दिखाया जाता तो जूलस का जो रिडेम्पशन आर्क है जो पूरी मूवी में सेट किया गया था वो पूरी तरह से खराब हो जाता। अगर तुम नोटिस करोगे तो पूरी मूवी में जूलस इज द रियल हीरो। वैसे तो यह कहानी सब कैरेक्टर्स को बराबरी का मौका देती है और इनमें से कोई भी हीरो या विलन नहीं होता, लेकिन जूलस को किसी हीरो की तरह दिखाया गया है और ये चीजें उसके नेचर से और उसके ऑरा से ही पता चल जाती है। जैसे कि बिग मैन जिससे सब डरते हैं, जूलस उससे नहीं डरता। All I want to hear from your ass is, you ain't got no problem, Jules. I'm on them. एवं बाकी सबका जो ब्रीफ केस को लेकर रिएक्शन होता है उसका वैसा रिएक्शन नहीं दिखाया गया है। और टिपिकल बॉलीवुड फिल्मों में जैसे तुम हीरोज को देखते हो जो पहले बुरे काम करते हैं फिर अच्छाई की राह पर चलने लगते हैं, जूलस के साथ भी वही किया गया है। इसलिए मेरे हिसाब से जूलस जो है वो बाकी सभी कैरेक्टर से खास है और इसलिए उसका रिडेम्पशन आर्क मोरालिटी को दिखाने के लिए बहुत जरूरी था। इसलिए ना सिर्फ उसकी अच्छाई और बुराई के बीच की कश्मकश को पूरी फिल्म में बिल्डअप किया जाता है बल्कि असली एंडिंग को भी उसके लिए बदल दिया जाता है, जिस पे हम थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन ये जो स्टार्ट वाला सीन है उसे स्टार्ट में रखकर पूरे मूवी में डायरेक्टर ने हमें उसको लेकर सोचते रहने के लिए मजबूर कर दिया था, ताकि जब एंड में वो आए तो उसका पे ऑफ एकदम ग्रैंड फील हो। क्योंकि हम में से किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो हमें शुरुआत में छोटा सा सीन दिखाया जा रहा है उसको ही आखिर में जोड़ा जाएगा या फिर एंडिंग से जोड़ा जाएगा। वैसे एक्चुअली में एंडिंग को ग्रैंड बनाना जरूरी था क्योंकि हमने पूरी मूवी में बहुत सारे हाई टेंशन वाले मोमेंट देखे थे। ऐसे में अगर एंडिंग उनके सामने फीकी पड़ जाती तो मूवी का सत्यानाश हो जाता।
और मैं भी डायरेक्टर को एंडिंग को इन सभी से आगे ले जाने के लिए इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं दिखा होगा। यानी कि मेरे हिसाब से इससे बेटर एंडिंग नहीं हो सकती थी, क्योंकि शुरुआत के प्यारे हंसों के जोड़े का अचानक से चोर निकलना और होटल को रोबरी करते हुए देखने से हम पहले से ही शॉक में थे, और जब अचानक से हम उन दोनों को जूलियस और विंसेंट के बगल में बैठा देखते हैं तो हमें पहले तो एक सडन शॉक लगता है जो पे ऑफ से भरा होता है, क्योंकि हमने उन्हें पूरी फिल्म में नहीं देखा था। और दूसरा, वो विंसेंट और जूलियस के सामने चोरी करने वाले थे, दो गैंगस्टर उनके सामने बैठे हैं और वो कितने डरपोक है या फिर बाहर से जितने चोर दिखते हैं अंदर से उतने ही नाजुक कमजोर है, ये हम लोगों ने देख लिया था। तो अपने आप में ही ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई थी। नेक्स्ट सीन ब्रेट वाला दिखता है, जहाँ से स्टोरी एक्चुअली में शुरू होती है, लेकिन उसके बाद हमें मार्विन की मौत वाली भसड़ ना दिखा के ये दो सीन दिखाए जाते हैं। और इस तरह से इन्हें दिखाने के दो बड़े ही ऑब्वियस रीजन हैं। पहला तो मैं ऊपर बता चुका हूँ कि इन्हें एंडिंग में जूलियस का रिडेम्पशन आर्क दिखाना था, लेकिन दूसरा है इनके अजीब से कपड़े, जो अगेन एक मिस्ट्री क्रिएट करती है कि ये सूट बूट में एकदम जेंटलमैन वाले ओरा के साथ गए थे और पतलून में बाबाजी वाले ओरा के साथ वापिस क्यों आए। अच्छा, इस सीन को अगर देखोगे तो इसमें कुछ भी खास नहीं हो रहा है, और इसीलिए यहाँ पे हमें बांधे रखने के लिए डायरेक्टर ने बड़े ही स्मार्टली मिस्ट्री का यूज किया है। एक तो इनके कपड़े, दूसरा मियाँ की कहानी, और तीसरा बिग मैन, जिसको हमें जानबूझ के नहीं दिखाया जाता। लेकिन इस सीन को यहाँ पे रखने का और वुल्फ की स्टोरी को हटाने का सबसे बड़ा कारण था आगे आने वाला सीक्वेंस। Could you, roll me one of those, cowboy? You can have this one, cowgirl. शुरुआत से ही मिया को लेकर काफी बिल्डअप दिया गया था, जिसकी बात मैंने ऊपर की है। तो अगर इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के बाद हमें वुल्फ वाला सीन दिखाया जाता तो वो जल रही आग ठंडी पड़ जाती। इसीलिए हमें उसके तुरंत बाद मिया और विंसेंट की अधूरी लव स्टोरी दिखाई जाती है। और जो मैंने ऊपर एक्सपेक्टेशन को बिल्ड करके तोड़ने की बात की थी, जहाँ हमें स्ट्रांगली ये फील करवाया गया था कि इन दोनों के बीच कुछ होगा, उसका श्रेय बाकी चीजों के साथ इसे भी जाता है। यानी कि अगर सही जगह पे सही पीस को फिट ना किया जाता तो एक्सपेक्टेशन को बिल्ड करना मुश्किल था। वैसे इस नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग ने कहानी को दो एंडिंग्स भी दी हैं। असली वाली ये जब बुज अपनी माशुका के साथ भाग जाता है, दूसरी वाली ये। But I'm trying, Ringo. I'm trying real hard to be the shepherd. मास्टरपीस होने का एक कारण ये भी है कि ये फिल्म खुद में ही सर्कल है, जिसमें कहानी जहाँ से शुरू होती है वहीं पे खत्म होती है, और इसे परफेक्टली लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो कि डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छे से किया है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि ये मैजिक कैसे किया सिर्फ वो ही जानती है। अब मुझे जो कारण पता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये इसीलिए हो पाया क्योंकि स्क्रीन प्ले लिखने से पहले मेकर्स के पास 3 अलग अलग कहानियां थी, और उन्हें बस उन कहानियों को किसी पजल की तरह आपस में फिट करना था। मान लो अगर 3 कहानियों की जगह अगर ये एक सिंगल कहानी होती जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते तो ऐसा करना लगभग नामुमकिन होता। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टर ने बड़े ही स्मार्टली हर पहली स्टोरी में दूसरी स्टोरी को कनेक्ट रखा है, या फिर दूसरी स्टोरी की हाइप को पहले से ही क्रिएट किया है। इसकी वजह से हमें हर सीक्वेंस में पे ऑफ आसानी से मिल जाता है। जैसे कि मार्विन के डेथ का सीन एंडिंग के आसपास रखा गया है, क्योंकि इसमें जूलियस और विंसेंट अपने साथ हुए एक हादसे के बारे में या फिर चमत्कार के बारे में बहस कर रहे होते हैं। अब अगर ये सीन एकदम स्टार्ट में होता जैसा कि क्रोनोलॉजिकली फिट होता है, तो अगेन एंडिंग में आते आते हम जूलियस की मॉरली करेक्ट हो रहे नेचर को भूल जाते और एंडिंग इतनी अच्छी नहीं बन पाती। वहीं पे विंसेंट भी हमें मरा हुआ दिखता, जबकि इस एंडिंग में ना सिर्फ जूलियस सही रास्ते पे आता है बल्कि विंसेंट भी जिंदा है। और विंसेंट से मुझे याद आया, अगर तुम विंसेंट की स्टोरी को या फिर मौत को देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं जूलियस के रिडेम्पशन आर्क को बड़ा करने का काम करती है, क्योंकि उसके मौत से कहीं ना कहीं जूलियस सही साबित हो जाता है कि ये भगवान का उन्हें एक इशारा था कि अभी रुक जाओ, वरना दूसरी बार रुकने का मौका नहीं दूंगा। यानी कि बेटे टोटल पैसा वसूल। डायरेक्टर को ये अच्छे से पता था कि वो 3 कहानियों को एक साथ दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से एक स्टोरी से दूसरी पे जाने के बाद ऑडियंस पहली कहानी आसानी से भूल सकती है। तो उन्होंने पजल के टुकड़ों को कुछ इस तरह से फिट किया कि अगर पहली स्टोरी में दूसरी स्टोरी को बिल्डअप दिया गया है या फिर उसके अराउंड मिस्ट्री क्रिएट की गई है,
तो उसका पे ऑफ टाइम रहते मिल सके। You heard Marsalis threw Tony Rocky hard at Force Torrento for giving me a foot massage. वैसे मूवी को इतने बार देखने के बाद भी मैं एक बात नहीं समझ पाया कि अगर मिया को ड्रग्स का ओवरडोज नहीं होता तो क्या उन दोनों के बीच हमें वो देखने को मिलता जिसके लिए मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था।